हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हिस्ट्री क्लासेस। हम मध्यकालीन भारत कर रहे थे और इसी क्रम में हम अगला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है हर्षोत्तर भारत। अगर इस काल क्रम को देखें तो यह पूर्व मध्यकाल या कुछ इतिहासकार इसे राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हर्षवर्धन के बाद जो उत्तर भारत में जो शासकों का उदय हुआ, जो साम्राज्य स्थापित हुए और उनके बीच जो संघर्ष हुआ, मुख्य रूप से हम कन्नौज के संघर्ष को लेकर चर्चा करेंगे जो कि 6 चरणों में हुआ था। 6 चरणों में कन्नौज के संघर्ष को देखेंगे। इसके बाद हम पाल वंश को देखेंगे। पाल वंश के बाद हम देखेंगे प्रतिहार वंश। फिर हम देखेंगे राजपूतों का उदय, गुर्जर प्रतिहार जो हो गए, अन्य राज्यों का उदय, कश्मीर, कामरूप, असम के क्षेत्र में जो राज्य आए थे। राजपूतों का उद्भव देखेंगे। राजपूतों के उद्भव से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, क्या ये क्षत्रिय वंश के थे, क्या ये जनजातीय वंश के थे, और जो भी अन्य अवधारणाएं हैं वो देखेंगे। प्रमुख राजपूत राज्य देखेंगे, गढ़वाल देखेंगे, प्रतिहार, कलचुरी, नरेश देखेंगे, और उसके बाद हम इनके सांस्कृतिक पहलू को भी समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है हर्षवर्धन के बाद से भारत में, उत्तर भारत में मुख्य रूप से जो राजनीतिक स्थिति रही। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है हर्षोत्तर भारत। हर्षवर्धन, जिसका एक कार्यकाल रहा 607 से 647 तक, प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम महान शासक था जिसने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की निर्माण की, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कश्मीर और नेपाल तक या असम तक का क्षेत्र शामिल था। हर्ष बौद्ध धर्मावलंबी था और उसने बौद्ध धर्म को प्रश्रय व प्रोत्साहन दिया। चीनी यात्री वेनसांग ने हर्ष के दानशीलता की प्रशंसा विस्तार से की है। हर्ष की शासन व्यवस्था सामंतवादी पद्धति पर आधारित थी, जो उसके मृत्यु के बाद भी शक्तिशाली व स्वतंत्र हो गए। देखो क्या है कि हर्ष जो शासक था वो प्रशासन अपने सामंतों की मदद से चलाता था। सामंत छोटे राजा हुआ करते थे, जो अधीनस्थ राजा हुआ करते थे एक बड़े शासक के अंडर। जब भी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है तो जो भी शक्तियाँ उसके अंडर में होती हैं वो स्वयं को स्वतंत्र करने लगती हैं, स्वयं को शक्तिशाली करने लगती हैं। तो हर्ष के मृत्यु के बाद यही सामंतवादी जो शक्तियाँ थी वो अपने आप को शक्तिशाली के रूप में स्थापित करने लगी। 8वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में 712 ईस्वी में सिंध में जब अरब शासन की स्थापना हुई, उसी समय कन्नौज पे यशोवर्मन ने सत्ता ग्रहण की। यशोवर्मन के मृत्यु के 2 दशक तक अराजक स्थिति के पश्चात वज्रायुध, जो आयुध वंश का शासक था, वो सत्तारूढ़ हुआ। 8वीं शताब्दी का उत्तरी भारत। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर व मध्य भारत में राजनीतिक विघटन तेजी से हो रहा था। फलस्वरूप नए राजवंश, दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल, मध्य व पश्चिमी भारत में प्रतिहार की स्थापना हुई। दक्कन यानी आज का महाराष्ट्र, विदर्भ वाला क्षेत्र राष्ट्रकूटों के अंडर में था। पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र पालों के अंडर में था, और पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान वाला क्षेत्र प्रतिहारों के अंडर में था। आयुध वंश के शासक कमजोर थे तथा इसकी पृष्ठभूमि में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष उपरोक्त तीनों शक्तियों के मध्य हुआ। फलतः तीनों शक्तियां ही अंततः कमजोर पड़ गईं तथा इनके अधीनस्थ सामंतों ने स्वतंत्र शासन आरंभ कर दिया। कन्नौज एक आर्थिक और सामरिक महत्व से बहुत ही महत्व वाला क्षेत्र था जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। कन्नौज राजधानी रही थी, द्वितीय राजधानी रही थी हर्षवर्धन की। तो कन्नौज का महत्व समझते हैं हम, उसे सामरिक महत्व के रूप में देख सकते हैं और आर्थिक महत्व के रूप में। कन्नौज तथा उससे जुड़े हुए मध्य देश का सामरिक महत्व इस प्रकार था, क्योंकि पालों के लिए मध्य भारत और पंजाब और राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान का मार्ग कन्नौज से नियंत्रण होता था। यह जंक्शन पॉइंट था एक तरीके से। पूर्व से पंजाब की तरफ जाना था या दक्षिण से पंजाब की तरफ जाना था। कन्नौज
वो मार्ग प्रदान करता था, इसलिए यह सामरिक महत्व था। सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था और आर्थिक दृष्टि से कन्नौज तो महत्वपूर्ण क्षेत्र था ही, क्योंकि यह गंगा और यमुना के उर्वर द्वाब के क्षेत्र में पड़ता था। गंगा का व्यापार भी इसी से नियंत्रित होता था, तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अब कन्नौज को जीतने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसे हम 6 चरणों में देखेंगे। इस ट्रायंगल को देखें। पहले चरण में प्रतिहार की तरफ से वत्सराज और सेकंड नंबर पे धर्मपाल और थर्ड नंबर पे ध्रुव। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रतिहार हस्तक्षेप करते हैं कन्नौज को जीतने के लिए। प्रतिहार शासक की तरफ से वत्सराज हस्तक्षेप करता है और वहाँ इंद्रायुध को गद्दी पे बैठाता है। तब पूर्वी शासक जो धर्मपाल है, धर्मपाल इंटरफेयर करता है और लास्ट में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इन तीनों में फाइनली ध्रुव जीतता है, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। ध्रुव जीतकर वापस दक्षिण लौट गया और इसकी 793 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अंततः धर्मपाल ने लाभ उठाया और इंद्रायुध को पदच्युत करके चक्रायुध को शासक बनाया और स्वयं उत्तरापथ स्वामीन का उपाधि धारण किया। ठीक है, पहले चरण में ध्रुव जीता था, राष्ट्रकूट जीता था, लेकिन वो जो वापस लौट गया तो उसका लाभ उठाया पालों ने, धर्मपाल ने इंद्रायुध को पदच्युत करके, जिसको कि ध्रुव बैठा के गया था, पदच्युत करके चक्रायुध को शासक बना दिया कन्नौज का। ठीक है, और ध्रुव का पुत्र हुआ गोविंद तृतीय, जो द्वितीय चरण में हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद तृतीय चरण, द्वितीय चरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। तृतीय चरण में क्या होता है कि प्रतिहार की तरफ से नागभट्ट द्वितीय शासक था, पाल में अभी धर्मपाल ही शासक था और गोविंद तृतीय जो ध्रुव का पुत्र था वो राष्ट्रकूटों का शासक था। चक्रायुध को पालों का संरक्षण प्राप्त था। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को हटाकर इंद्रायुध को पुनः स्थापित किया। धर्मपाल गोविंद तृतीय से मदद मांगा और इन दोनों ने मिलकर नागभट्ट द्वितीय को हराया और गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट था वो फिर से विजयी रहा। चक्रायुध तथा धर्मपाल ने गोविंद तृतीय की अधीनता भी स्वीकार कर ली। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। वह सिंध, आंध्र, विदर्भ तथा कलिंग को विजयी किया था और ये हमें ग्वालियर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। चौथे चरण विवादास्पद माना जाता है। निष्कर्ष यह हुआ था चौथे चरण में गोविंद तृतीय को अल्पकालीन सफलता मिली थी। पांचवा चरण प्रतिहार शासक हुआ रामभद्र, जो कि एक कमजोर शासक था। पाल शासक था देवपाल, जो एक मजबूत शासक था, और जो राष्ट्रकूट शासक था अमोघवर्ष, वह अल्पवयस्क था। छठे चरण में प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, राजा भोज जिसे कहते थे। पाल शासक में विग्रह पाल और नारायण पाल, ये दोनों अत्यंत कमजोर शासक थे। और राष्ट्रकूट में कृष्ण द्वितीय थे, जो मालवा नरेश था। अंततः इस चरण में कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित होता है मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज एक अत्यंत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। कृष्ण द्वितीय जो राष्ट्रकूट शासक था, यह चालुक्य नरेश विजयादित्य तथा भीम से पराजित हो जाता है, तो यह व्यस्त हो जाता है चालुक्य से लड़ने में। विग्रह पाल और नारायण पाल अत्यंत कमजोर शासक थे, तो कन्नौज पे अंतिम रूप से प्रतिहारों का आधिपत्य होता है। तो यह था 6 चरण में कन्नौज का संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रभाव क्या हुआ? तत्कालिक परिणाम यह हुआ कि प्रतिहार कन्नौज पर अपना शासन बनाए रखने में सफल रहे। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे उत्तरी भारत की शक्तियों की फिर से दलबंदी आरंभ हो गई। उत्तर भारत की राजनीति में अब राजपूत प्रभावशाली हो गए। क्षेत्रीय राज्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी, क्योंकि विघटन लगातार हो रहा था। क्षेत्रीय स्तर पर जो सामंत थे वो शक्तिशाली हो रहे थे, वो अपना अपना राज्य को संगठित कर रहे थे। त्रिपक्षीय परिणाम का यह प्रभाव हुआ। अब हम देखते हैं पाल वंश। पालों का उदय
750 ईस्वी के आसपास गौड़ में हुआ। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल हुए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। माना जाता है कि अराजक की स्थिति में जनता ने स्वयं इसका चुनाव किया था। गोपाल बौद्ध धर्मानुयायी था तथा उसने उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी। उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ। उसने राज्य विस्तार किया, अल्पकाल के लिए ही सही, पर धर्मपाल ने कनौज पर अधिकार भी किया था। अभी हमने देखा था कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना तथा नालंदा महाविहार को अनुदान दिए थे। धर्मपाल के काल में ही प्रसिद्ध मूर्तिकार धीमन और विठपाल हुए। इसी के काल में बौद्ध गया में चतुर्भुज महादेव की मूर्ति अवस्थित हुई। तो सवाल पूछता है कि धीमन और विठपाल किस वंश के समय मूर्तिकार थे? तो धर्मपाल के समय, पाल वंश के समय, धर्मपाल के शासनकाल में ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। धर्मपाल के बाद अगला शासक देवपाल हुआ। देवपाल ने भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। मुंगेर को राजधानी बनाया एवं असम, नेपाल व उड़ीसा तक साम्राज्य का विस्तार किया। उसने तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य सुमात्रा से अपना सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध कायम रखा। सुमात्रा का एक शासक था बालपुत्र देव। उसने देवपाल से नालंदा में एक मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी। देवपाल के समय में पाल राज की प्रशंसा अरब यात्री सुलेमान भी करता है। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश पतनोन्मुख हो गया। इसके बाद नारायण पाल, राज्यपाल, महिपाल, नयपाल, रामपाल जैसे कुछ शासक हुए। पाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक गोविंदपाल हुआ। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय इंद्रद्युमन पाल इस क्षेत्र में शासन कर रहा था। हालांकि उसकी शक्ति नाम मात्र की ही थी। पाल कालीन संस्कृति, शिक्षा एवं साहित्य, पाल मूर्ति कला, पाल चित्रकला और पाल स्थापत्य कला। पाल कालीन संस्कृति में हम पहला बिंदु देख रहे हैं शिक्षा एवं साहित्य। देखिए, पाल शासक मुख्य रूप से बौद्ध धर्मावलंबित है। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला और सोमपुर के विहारों की स्थापना तथा नालंदा महाविहार को 200 गांव दान दिया गया। उदंतपुरी और जगदल के विहार भी स्थापित किए पाल काल में ही। सुमात्रा का बालपुत्र देव से घनिष्ठता, इसके अच्छे संबंध रहे। बौद्ध विद्वान अतिश दीपंकर ने तिब्बत में महायानी बौद्ध शिक्षा का प्रसार किया। साहित्य के क्षेत्र में चर्या पदों की रचना, जिससे कालांतर में बंगला भाषा और साहित्य का विकास हुआ। पाल मूर्ति कला की खासियत यह रही कि यह कांस्य एवं प्रस्तर की मूर्तियां थीं। इसके मुख्य प्रवर्तक धीमन और विठपाल थे। धर्मपाल व देवपाल के ये समकालीन थे। पाल कालीन कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की हैं, जो नालंदा व कुकरीहार गया के निकट से प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय तथा तारा की मूर्तियां पाई जाती हैं। विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा महेश्वर तथा गणेश की मूर्तियां इसमें पाई जाती हैं। उपयोग मुख्य रूप से दीवारों को सजाने में किया जाता था इन मूर्तियों का। पाल चित्रकला, इस काल में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। ये मुख्य रूप से ताड़पत्र पर बने चित्र हैं। इनमें दो तरह के रंगों का प्रयोग किया गया, एक प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग लाल, नीले, काले व उजले रंग थे। द्वितीयक रंग हरे, बैंगनी, हल्के गुलाबी व भूरे रंग थे। पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। नालंदा से कुछ भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये अच्छे ढंग से परिलक्षित नहीं है, किंतु इनकी अजंता व बाग की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं से समानता सुस्पष्ट है। पाल स्थापत्य कला को देखें। पाल वास्तुकला मुख्यतः ईंट पर आधारित वास्तुकला थी। अंतिचक के अवशेष तथा नालंदा की कुछ इमारतें उदाहरण के रूप में देखी जाती हैं। बिहार बंगाल में चैत्यों और बिहार के साथ साथ तालाबों का भी निर्माण कराया गया। जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले दूसरे शासक थे वो थे प्रतिहार। प्रतिहार वंश को कभी हम गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी राजपूताना के गुर्जरों की एक शाखा थी। प्रतिहार शासक संभवतः विदेशी मूल के थे। इनका उल्लेख बाणभट्ट के हर्षचरित तथा ऐहोल अभिलेख में भी मिलता है। इस राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम के शासन में प्रतिहार बहुत मजबूत हुए।
चौथा शासक हुआ वत्सराज। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, कनौज पर आक्रमण किया, लेकिन पालों तथा राष्ट्रकूटों ने उसकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाया। अगला शासक नागभट्ट द्वितीय हुआ। उसने कन्नौज को राजधानी बनाई, पालों को पराजित किया तथा अरबों को आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद एक शासक हुआ रामभद्र, यह अप्रभावी शासक था। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक हुआ मिहिर भोज प्रथम। 836 से 885 तक यह शासन करता है। इसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया, साथ ही कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया और पाल शासित क्षेत्रों में भी घुसपैठ की। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए हुआ था, उसमें अंतिम रूप से मिहिर भोज ही विजयी हुआ था। मसूदी और सुलेमान जैसे अरब यात्री मिहिर भोज की प्रशंसा करते हैं। इस वंश का महानतम शासक महेंद्रपाल प्रथम हुआ। इसने मगध तथा उत्तरी बंगाल को जीता था तथा प्रतिहार साम्राज्य को अधिकतम सीमा तक पहुंचाया था। इसने काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? राजशेखर। महिपाल चंदेलों की मदद से गद्दी प्राप्त करने वाला शासक था। राज्यापहरणकर्ता के रूप में भी विवरण प्राप्त होता है महिपाल का। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने इसे हराया था। प्रतिहार वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक विजयपाल था। इसके काल में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का आक्रमण 963 ईस्वी में हुआ, जिसके पश्चात प्रतिहार राजवंश का विघटन हो गया। प्रतिहार राजवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक विजयपाल हुआ। इसके समय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का आक्रमण हुआ, जिसके साथ ही प्रतिहार राजवंश का विघटन प्रारंभ हो गया। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा राज्यपाल को पराजित किया। उसने पुनः 1019 में त्रिलोचन पाल को हराया। इस राजवंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। कन्नौज पर अंततः गढ़वालों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। यह प्रतिहारों के सामंत हैं, जिन्होंने प्रतिहारों के पतन का लाभ उठाया। हम देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद गुर्जर प्रतिहार सत्तारूढ़ होते हैं, लेकिन जब गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर पड़ते हैं, जब उनके शासन का विघटन प्रारंभ होता है, तो उनके अंदर जो सामंत थे गढ़वाल, वो अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल होते हैं। जो तीसरा पक्ष था त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले में, वह थी राष्ट्रकूट शक्ति। ये वातापी के चालुक्यों को विस्थापित करके अपनी सत्ता स्थापित किए थे। चालुक्य भी 3 थे, वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो राष्ट्रकूट शासक वातापी के चालुक्यों को विस्थापित करके अपनी सत्ता को स्थापित किए थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग माना जाता है, जो 735 से 755 ईस्वी तक शासन करता है। इसने कांची, कलिंग, कोसल तथा मालवा के क्षेत्रों पर विजय अभियान किया था। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम हुआ। यह कला प्रेमी था। कृष्ण प्रथम ही वह शासक हुआ जो राष्ट्रकूट वंश का था, जिसने एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण करवाया था। कनौज संघर्ष में भाग ध्रुव ने सर्वप्रथम लिया था। इसने वत्सराज तथा धर्मपाल दोनों को ही पराजित किया था। गोविंद तृतीय जो ध्रुव का पुत्र हुआ, वो अत्यंत सुदृढ़ सत्ता बनाई। मालवा से कांची तक साम्राज्य विस्तार किया। पाल, प्रतिहार तथा श्रीलंका तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। कृष्ण तृतीय गंगे घाटी से कन्याकुमारी तक इसने शक्ति विस्तार किया। इसने सिंघल राजा, श्रीलंका के राजा को भी पराजित किया था। पाल, प्रतिहार को भी इसने पराजित किया था। राष्ट्रकूटों का पतन। कृष्ण तृतीय के मृत्यु के बाद दक्कन में जो बेंगी और कल्याणी के चालुक्य शासक थे, वह मजबूत होने लगे थे। राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्यों को स्थापित करके सत्ता में आए थे, लेकिन उनके अलावा 2 चालुक्य की श्रेणी और थी, बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। जब वह मजबूत होने लगे तो राष्ट्रकूट शासक कमजोर पड़ने लगे। राष्ट्रकूटों का सांस्कृतिक योगदान क्या रहा? राष्ट्रकूट शासक अधिकतर शैव धर्मावलंबी थे, परंतु अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार रखते थे। ये जैन व अरब मुसलमान के प्रति भी सौहार्दपूर्ण बने रहे।